सुप्रभात। एक नई सुबह के साथ आप लोगों का पुनः स्वागत है हरिहर काका पाठ के चौथे भाग में। अब तक 3 भाग हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज चौथा भाग पढ़ेंगे। 3 भागों में हम लोगों ने जान लिया है कि तीसरे भाग में हम लोगों ने जाना कि महंत हरिहर काका को उनके घर से उठवा लेते हैं और ज़बरदस्ती ठाकुर बाड़ी में ले जा कर के उनसे सादे कागज़ पर अंगूठा लगवाने का प्रयास करते हैं। और इधर उनके भाई हरिहर काका को खोजते खोजते ठाकुर बाड़ी पहुँचते हैं, जहाँ ठाकुर बाड़ी के संतों और उसके गुंडों से उनका मुकाबला होता है और जिसमें उनके एक साथी को गोली भी लगती है और भाग करके वो पुलिस के पास जाते हैं। अब आगे क्या होता है इस चौथे भाग में हम लोग जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हरिहर काका पाठ का चौथा भाग। एक ओर ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बाड़ी आ पहुँचे। मैंने आपको बताया कि वहाँ जब ज़बरदस्ती की जा रही थी हरिहर काका के साथ, तो उनके तीनों भाई भाग करके थाने पहुँचते हैं और वहाँ पुलिस को सारी बात बताते हैं। तो इधर एक तरफ जहाँ ठाकुर बाड़ी के अंदर उनसे हरिहर काका से ज़बरदस्ती अंगूठा लगवाया जा रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस को लेकर के ठाकुर बाड़ी पहुंच जाते हैं। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। जीप से वे तीनों भाई हरिहर काका के, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरते हैं। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई। पुलिस इंचार्ज जो थे उन्होंने ठाकुर बाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई, वहाँ पर अपनी दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उन्होंने ज़ोर से बुलाया, तब भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। अब पुलिस के जवानों ने चारों तरफ से ठाकुर बाड़ी को घेर लिया। ठाकुर बाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुर बाड़ी को पुलिस के सीमित जवान, क्योंकि 8 ही जवान थे ना, तो वो लोग घेरने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप से उन लोगों ने ठाकुर बाड़ी को घेर लिया। अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। अपना अपना लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। यानी थोड़ा रात बाकी था तभी पुलिस की जीप पहुंच गई थी ना वहाँ पर, तो वे लोग इंतज़ार करने लगे कि अब सुबह हो। इधर हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुँचेंगे तो ठाकुर बाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रखे हाथों पकड़ लिए जाएंगे। इधर हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वो लोग पुलिस को लेकर के आएंगे तो ठाकुर बाड़ी के लोग अंदर से हमला करेंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। लेकिन उनकी सोच के बिल्कुल उल्टा हुआ। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक पत्थर भी बाहर नहीं फेंका गया। फिर क्या होता है? शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। शायद वे लोग सोच रहे हैं कि शायद पुलिस को आते हुए उन लोगों ने देख लिया है, ऐसा इसीलिए नहीं कहता। कुछ सुबह होने में अभी कुछ देर थी, सुबह अभी नहीं हुई थी, कुछ देर थी। इसीलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुर बाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। इसीलिए पुलिस
के जो इंचार्ज थे, दरोगा थे, वे साधु संतों से फाटक खोलने के लिए बार बार कहते और आत्मसमर्पण करने के लिए बोलते थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे। साथ ही पुलिस के जो लोग थे वे लोग हवाई फायर यानी हवा में गोलियां चला रहे थे, लेकिन ठाकुर बारी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी ठाकुर बारी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बारी का फाटक खोल दिया। सुबह तड़के ही यानी भोर में ही जरा सा उजाला हुआ, तभी एक साधु ने ठाकुर बारी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। उस साधु की जो उम्र थी, आयु थी, वो 80 साल यानी 80 ईयर्स से अधिक ही रही होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुर बारी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा। उस बूढ़े साधु के पास पहुंचकर पुलिस के इंचार्ज ने उससे उस ठाकुर बारी के महंत, वहाँ के पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछताछ की कि अन्य लोग कहाँ हैं, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन उस बूढ़े साधु ने कुछ भी नहीं बताया। फिर क्या होता है कि पुलिस इंचार्ज के कई बार पूछने के बाद उन्होंने उसे डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन एक बार एक ही वाक्य कहता, लेकिन हर बार वह एक ही बात कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वय माने अवस्था, स्थिति, उम्र को देख करके ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट नहीं कर सकते थे। उन्हें महटिया जाना पड़ा। महटिया जाना मतलब नज़रअंदाज करना पड़ा, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा था। अगर गलती से उसे मार देते तो शायद वह मर जाता, इसलिए उन लोगों ने उसे मारना उचित नहीं समझा। फिर क्या था, पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बारी की तलाशी लेने लगे। फिर पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जो जवान थे उन लोगों ने ठाकुर बारी की तलाशी लेना शुरू किया, लेकिन न तो ठाकुर बारी के नीचे के कमरों में कोई पाया गया और न छत के कमरों में। लेकिन तलाशी लेने पर उन्हें न तो नीचे के कमरे में कोई मिला और न ही छत वाले कमरे में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बारी में उन्हें नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर आए। इधर हरिहर काका के जो भाई थे वे चिंतित थे और दुखी भी थे, साथ ही साथ उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था कि आखिर लोग गए तो गए कहाँ। ठाकुर बारी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर के कहाँ भाग गए, अब क्या होगा। वे लोग सोच रहे थे कि वे लोग कहाँ भाग गए और अब आगे क्या होगा। काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे, वे लोग काफ़ी पैसे खर्च करके पुलिस को लाए थे। अब सोचिए कि पुलिस को लाने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। पुलिस को जब वो साथ लेकर आए थे तो वे अपने अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे कि अब तो काम हो जाएगा। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे। उन्हें लग रहा था कि अब वे लोग भाई को आसानी से घर ले जाएंगे। लेकिन होता क्या है, साधु संतों को जेल भिजवा देंगे। वे लोग ये भी सोच रहे थे कि साधु संतों को
जेल भिजवा देंगे। जो वहाँ के साधु संत हैं उन लोगों को जेल भिजवा देंगे। लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। लेकिन दोनों में से कोई भी काम नहीं हुआ। न तो उन लोगों को उनका भाई हरिहर ही मिला और न ही साधु संत ही मिले। ठाकुर बारी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। ठाकुर बारी के जो कमरे खुले हुए थे पहले उनकी तलाशी ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी अंदर से बंद थी उन्हें खोलकर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। तभी उन लोगों ने देखा कि एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटका हुआ है। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। पुलिस और हरिहर काका के जो भाई थे सभी लोग उसी कमरे के सामने इकट्ठे हो गए। एकत्र होना मतलब इकट्ठा होना। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया मेरे पास नहीं है। उस कमरे के ताले की चाबी जब उस बूढ़े साधु से मांगी गई तो उसने साफ साफ कह दिया कि मेरे पास इस ताले की चाबी कुंजी नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है तब उसने जवाब दिया अनाज है। जब उससे पूछा गया कि आखिर इस कमरे में क्या है, यह बंद क्यों है, तो उसने जवाब दिया कि इसमें अनाज है, यानी खाने पीने का राशन है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे के भीतर किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे की तलाशी ली जाए या इसे छोड़ दिया जाए। तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे कमरे के अंदर से कोई दरवाजे को धक्का दे रहा हो। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। कमरे के अंदर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देख करके उनके भाइयों का खून खौल उठा। खून खौल उठा, खून खौल उठना ये मुहावरा है ना, यानी बहुत क्रोधित होना। वे लोग बहुत क्रोधित हुए। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। और ऐसी स्थिति उन लोगों की हो गई थी कि शायद अगर उस समय महंत, पुजारी या अन्य साधु उन्हें दिख जाते तो वे लोग उन्हें मार डालते। ये देखिए किस तरह से हरिहर काका पड़े हैं और बाहर पुलिस तथा उनके भाई उन्हें इस स्थिति में देखते हैं दरवाजे के अंदर। फिर वे लोग खूब गुस्सा होते हैं और संयोग अच्छा था कि न तो वहाँ महंत मिलता है, न पुजारी और न ही अन्य कोई साधु, नहीं तो निश्चित ही वे लोग उसे मार डालते। आगे क्या होता है कि हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर बांध दिया गया था। हरिहर काका के हाथ पैर तो बंधे ही थे, साथ ही साथ उनके मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया गया था, यानी मुंह में कपड़ा डाल करके मुंह को भी लोगों ने बांध दिया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे पर आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। हरिहर काका किसी तरह से लुढ़कते लुढ़कते दरवाजे तक आए थे और पैर के सहारे उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया था। काका को बंधन मुक्त किया गया। काका को पुलिस वालों ने और उनके भाइयों ने बंधन से मुक्त किया, यानी उनकी रस्सियां खोल दी, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुर बारी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई। फिर हरिहर काका ने उन लोगों के बारे में बताना शुरू किया कि ये लोग महंत के, पुजारी और साधु नहीं बल्कि डाकू, हत्यारे और कसाई हैं।
कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागज़ों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए आए। उन्होंने यह भी बताया कि उन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे अंगूठे के निशान कई सारे सादे और कुछ लिखे हुए कागज़ों पर भी लगवा लिया है। उसके बाद क्या होता है कि हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। हरिहर काका ने देर तक अपना बयान दिया, अपनी बात पुलिस को बताई। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। उनके जो शब्द थे उससे साधुओं के प्रति नफरत और घृणा साफ झलक रही थी, व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। उन्होंने अपने जीवन में शायद इतना किसी के बारे में, किसी के प्रति नहीं कहा होगा जितना उन्होंने आज ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। अब इस तरह हरिहर काका फिर से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर और छिपाकर। इस बार उन्हें दलान के कमरे में नहीं रखा गया, क्योंकि लोगों को डर था कि फिर कहीं कोई उठा न ले जाए। इस बार उन्हें एक कीमती सामान की तरह छिपा करके घर के अंदर रखा गया। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते के जितने सुरमा थे सबको बुला लिया गया था और उनकी सुरक्षा के लिए उनके रिश्तेदारी के या अन्य परिचित जो भी पहलवान टाइप के और हट्टे कट्ठे लोग थे उन सब लोगों को बुला लिया गया था। हथियार भी जुटा लिए गए थे, क्योंकि लोगों को डर था कि कहीं फिर से महंत या ठाकुर बाड़ी के साधु उन पर हमला न करें। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे। अब क्या था, 24 घंटा वहाँ पहरा दिया जाने लगा। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। अब अगर किसी काम से कभी हरिहर काका गांव में भी निकलते तो 4-5 लोग उनके साथ हथियार लेकर के चलते थे। रात में चारों ओर से घेर कर सोते और रात के समय वे लोग हरिहर काका को घेर करके सोते थे। भाइयों ने ड्यूटी बांध ली कि आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते थे और भाइयों ने भी ड्यूटी बांध ली, आधे लोग सोते थे तो आधे लोग जगते थे। इधर ठाकुर बाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुर बाड़ी में आ गए थे और इधर ठाकुर बाड़ी का भी जो दृश्य था, नज़ारा था, वो भी बदल गया था। अब वहाँ एक से एक खूंखार लोग आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुर बाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया और गांव के जो छोटे बच्चे थे वो डर के मारे अब ठाकुर बाड़ी नहीं जाते थे। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बटा था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी और इस घटना के घटने के बाद दोनों तरफ से, यानी जो लोग ठाकुर बाड़ी को ज़मीन लिखने के पक्षधर थे और वे लोग जो चाहते थे कि नहीं वे अपने भाइयों को ही ज़मीन लिखें, वे दोनों लोग अब अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपना अपना तर्क देने लगे। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे और इधर हरिहर काका जो पहले भोले भाले साधारण से किसान थे अब बड़े चालाक और ज्ञानी हो गए थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है। वे ये भी समझने लगे थे कि इतनी उनकी जो सुरक्षा की जा रही है, उनको जो आदर सम्मान मिल रहा है, यह उनके
अपने भाई होने के कारण वे लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी संपत्ति के कारण, जायदाद के कारण कर रहे हैं। अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। वे देख रहे थे कि इसी गांव में जिसके पास जगह जमीन नहीं है, ऐसे भाई को कोई पूछ नहीं रहा है। हरिहर काका को अब सब नज़र आने लगा था। हरिहर काका को अब सब कुछ साफ साफ दिखने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। और महंत की जो चिकनी चुपड़ी बातें थी और उसके पीछे जो सच्चाई थी, उस सच्चाई को भी हरिहर काका अब अच्छी तरह से समझ गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। हरिहर काका को अब यह अच्छी तरह से पता हो गया कि महंत अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के ही कारण अपनी और अपने जैसे अन्य लोगों का पेट पालता है। साधु के बाने में महंत पुजारी, उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं है। हरिहर काका समझ गए थे कि अब उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं है। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाता है। वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए ही साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग करता है, केवल सच्चाई नहीं है। साधु के बाने में महंत पुजारी और उसके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। हरिहर काका अब यह समझ गए थे कि ठाकुर के वेश में जो महंत पुजारी और उसके अन्य सहयोगी लोग हैं, वो लोभी हैं, लालची हैं और कुकर्मी हैं, यानी बुरे कर्म करने वाले हैं। छल, बल, कल। छल यानी धोखा, बल मतलब ताकत और कल मतलब युक्ति या बुद्धि। सब तरह से वो केवल धन कमाना चाहते हैं, वो भी बिना परिश्रम के, आराम से। और बिना परिश्रम किए ही वह आराम के साथ रहना भी चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुर बारी को इन्होंने माध्यम बनाया। अपने घृणित इरादों को पूरा करने के लिए इन महंत और पुजारियों ने ठाकुर बारी को केवल माध्यम बनाया है, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। और उन्होंने ऐसा माध्यम बनाया है कि जिस पर कोई भी अविश्वास नहीं कर सकता, यानी सभी लोग उस पर आसानी से यकीन कर लेंगे। ऐसा माध्यम उन लोगों ने चुना है। फिर क्या था कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे महंत को अपने पास आने तक नहीं देंगे। साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी निश्चय किया कि अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे, लोग निकाल कर फेंक देंगे। अन्यथा उन्हें अब यकीन होने लगा कि वे दूध की मक्खी हो जाएंगे और लोग उन्हें निकाल करके फेंक देंगे। इस तरह से उन्हें कोई पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। और उनका बुढ़ापे का जो दुख है वह बिताए से भी नहीं बीतेगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। लेकिन स्थिति कुछ दूसरी थी। हरिहर काका कुछ और सोच रहे थे और इधर माहौल कुछ दूसरा बन रहा था। ठाकुर बारी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख लें। जिस दिन से उन्हें ठाकुर बारी से लाया गया,
उसी दिन से उनके रिश्तेदार, नातेदार और जो अन्य लोग थे वे लोग यह समझाने लगे कि वे अपनी जायदाद विधिवत अपने भतीजों को लिख दें, यानी भाइयों के लड़कों के नाम लिख दें। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। वे लोग हरिहर काका को समझाते थे कि जब तक आप अपनी ज़मीन भाइयों के लड़कों के नाम नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि आपके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। लोग उन्हें समझाते कि इस सब से बचने का केवल एक ही उपाय है कि आप अपनी ज़मीन अपने भाइयों के लड़कों के नाम लिख दीजिए। सुबह, दोपहर, शाम, रात गए तक यही चर्चा। सुबह से लेकर के दोपहर, शाम और रात तक केवल यही चर्चा होती, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते। लेकिन हरिहर काका सीधे सीधे मना कर देते थे। कहते, मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल ही जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं है। वो कहते कि मेरे मरने के बाद ये सारी जायदाद तो इन लोगों को मिल ही जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं है। महंत ने अंगूठे के जो निशान जबरन लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। वो हरिहर काका उन लोगों को समझाते कि महंत ने जो ज़बरदस्ती हमसे अंगूठे का निशान लिया है उसके खिलाफ तो हमने मुकदमा कर ही दिया है, इसलिए तुम लोग निश्चिंत रहो कि महंत के पास हमारी ज़मीन चली जाएगी। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया। भाई भी जब उन्हें समझाते समझाते थक गए तब उन लोगों ने भी उन्हें डांटना और उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। लेकिन काका थे कि उनके डांटने और धमकाने पर भी राजी नहीं हुए, यानी सहमत नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अपनी ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे। उन्होंने साफ साफ अपने भाइयों से कह दिया कि अपने जीते जी वह ज़मीन किसी को भी नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। फिर क्या था कि एक रात हरिहर काका के भाइयों ने भी वैसा ही रूप धारण कर लिया जैसा महंत के सहयोगियों और महंत ने धारण किया था। क्या रूप धारण किया? वहीं ज़बरदस्ती वाला। कि हरिहर काका को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस दिन अपने भाइयों का वह बदला हुआ रूप देख करके हरिहर काका को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। वे सभी भाई जो उनके लिए सब कुछ करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके साथ सुरक्षा में रहते थे, वे आज हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे और कह रहे थे कि सीधे मन से कागज़ पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। वे लोग कह रहे थे कि सीधे सीधे जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ अंगूठे का निशान लगाते चलो, नहीं तो मार करके यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। अब क्या था, गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। वे लोग कह रहे थे कि गांव के लोगों को इस बात की पता तक नहीं चलेगा, इस बात का पता तक नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हो गया। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डरते, लेकिन ज्ञान होने के बाद आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दें,
वह ठीक होगा। लेकिन हरिहर काका को अब यह पता चल गया था कि ये लोग अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, उन्हें मार सकते हैं, और वे मरने के लिए भी तैयार थे, लेकिन ज़मीन लिखने के लिए तैयार नहीं थे। अपनी ज़मीन लिखकर रमेशर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरें, यह ठीक नहीं होगा। वे सोच रहे थे, रमेशर एक आदमी का नाम है, कि रमेशर की विधवा की तरह अपनी ज़मीन को लिख करके वे घुट घुट कर मरें, यह उन्हें उचित नहीं लग रहा था। हुआ क्या था कि रमेशर की विधवा को बहला फुसला करके उसके हिस्से की ज़मीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना भी देते उन्हें अखरने लगा। लेकिन जब वह बूढ़ी हुई तो उसे दोनों टाइम का वे लोग खाना भी नहीं देते थे, और खाना देना भी उसे अखरने लगा उन लोगों को। अंत में उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते, और अंत में उस विधवा की इतनी दुर्दशा हुई कि गांव के लोग भी देख करके सिहर जाते थे। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेशर की विधवा ने अपनी ज़मीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते होते। हरिहर काका को लगने लगा कि अगर रमेशर की विधवा अपने उन घर वालों को ज़मीन नहीं लिखी होती तो वे लोग उसका खूब आदर करते, उसके पैर धो करके उसकी सेवा करते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए। वे भी गुस्से में अपने भाइयों के सामने खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा, लेकिन जीते जी एक धूर ज़मीन भी तुम्हें नहीं लिखूँगा। वे भी गुस्से में खड़े हो गए भाइयों के सामने और उन्होंने कहा कि मैं अकेला हूँ, तुम लोग इतने सारे हो, तुम मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा, लेकिन अपने जीते जी एक धूर, धूर क्या है, ज़मीन मापने की एक पैमाना है, तो वो कहते हैं कि मैं 1 इंच ज़मीन भी तुम्हें नहीं लिखूँगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। वे उन लोगों को भी डांटते हुए कहते हैं कि तुम लोग भी महंत के और पुजारियों के तरह ही हो, तुम उनसे कम बिल्कुल नहीं हो। इस पर उनके भाई कहते हैं कि देखते हैं कैसे नहीं लिखोगी, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। उनके भाई कहते हैं कि देखते हैं कि कैसे तुम ज़मीन हमारे नाम नहीं लिखोगे, चाहे तुम हंस के लिखो या रो के, ज़मीन तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। ये देखिए उनके भाई उन्हें पकड़ करके मारने की धमकी दे रहे हैं और ज़बरदस्ती ज़मीन लिखवाना चाहते हैं। लेकिन आगे क्या होता है, क्या भाइयों को वो ज़मीन लिखते हैं या उन्हें भी ज़मीन नहीं लिखते? और यदि उन्हें भी ज़मीन नहीं लिखते तो फिर वे कहाँ जाएंगे? क्या भाई उसके बाद भी उनकी सेवा करेंगे? और यदि नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा? ये सब हम लोग अंतिम भाग यानी 5वें भाग में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।